हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग ग्रुप थ्योरी का जोसेफ गिलियन बुक का चैप्टर 2 का 36 के बाद का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स है वो सब देखेंगे। उसके पहले का जितना भी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम था हमने 2 वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए। उसके बाद अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 36 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है? लेट ए बी बिलोंग्स टू जी। मान लिया कि जी का 2 एलिमेंट ए बी दिया हुआ है। फाइंड एन एक्स बिलोंग्स टू जी। कहता है कि जी का कोई एक दूसरा एलिमेंट निकालिए सच दैट एक्स ए बी एक्स इनवर्स इक्वल टू बी ए होता है। ए बी कोई भी 2 गिवन एलिमेंट है, एक्स आपको फाइंड आउट करना है ताकि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए। तो देखिए एक्स इक्वल टू अगर हमने मान लिया कि ए इनवर्स, ए भी तो हमें दिया हुआ है तो ए इनवर्स भी ग्रुप में रहेगा क्योंकि ये ग्रुप है। ग्रुप होने से इनवर्स एलिमेंट हमेशा रहना पड़ता है ग्रुप में। ठीक है, तो मान लिया कि एक्स इक्वल टू ए इनवर्स। अगर एक्स इक्वल टू ए इनवर्स हुआ, देखिए एक्स के जगह पे ए इनवर्स बिठाने से क्या होगा, और ये एक्स के जगह पे ए इनवर्स बिठा दिया और एक्स का इनवर्स क्या होगा, हमने पिछली वीडियो में देखा था एक थ्योरम में। इनवर्स का इनवर्स क्या होता है, वही एलिमेंट हो जाता है। मतलब ए इनवर्स का इनवर्स क्या होगा, ए ही होगा। तो एक्स इनवर्स मतलब एक्स के जगह पे ए इनवर्स, उसका भी इनवर्स मतलब एक्स इनवर्स इक्वल टू ए होगा। तो अभी इसमें बिठाने से देखिए एक्स के जगह पे ए इनवर्स, फिर ए बी, और एक्स के इनवर्स के जगह पे ए, तो क्या होगा, ए इनवर्स और ए इनवर्स मिलके आइडेंटिटी हो जाएगा। क्या बचेगा, बी ए। तो बी आ गया। ऐसे भी कर सकते हैं। और दूसरी तरीके क्या है, एक्स के जगह पे बी लेके, एक्स को हम बी लेने से भी वही आएगा। एक्स के जगह पे बी होगा और एक्स इनवर्स के जगह पे बी इनवर्स होगा। देखिए बी और बी इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर बी ए बचेगा। ठीक है, ये बी ए रहेगा। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। इसके बाद ये वाला 37 वाला जो प्रॉब्लम है, ये आप बोल सकते हैं पूरा सेकेंड चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे टफ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अच्छे से समझिए। बहुत मतलब लेंदी प्रॉब्लम भी है। देखिए अच्छे से। लेट जी बी ए फाइनाइट ग्रुप। बोल देता है कि जी एक फाइनाइट ग्रुप है। फाइनाइट ग्रुप मतलब क्या, ग्रुप के अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ग्रुप के अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट नहीं है, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। शो दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स बिलोंग्स टू जी। जी के अंदर एक्स ऐसा एलिमेंट जो एक्स क्यूब इक्वल टू ई होगा। कितना एलिमेंट होगा, वो ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट होगा हमेशा। मतलब ग्रुप के अंदर एक्स क्यूब इक्वल टू ई होने वाला जितना भी एलिमेंट होगा, एक्स ग्रुप का एलिमेंट है, तो एक्स क्यूब इक्वल टू ई ऐसा एलिमेंट कितना होगा, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा। ठीक है, और फिर क्या कहता है, ऑल्सो शो दैट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक्स ऑफ जी सच दैट एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई इज इवन। और ग्रुप के अंदर ऐसा एलिमेंट जिसका स्क्वायर करने से इवन आइडेंटिटी नहीं होगा, ऐसा एलिमेंट कितना होगा, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट ऐसा होगा। ठीक है, तो इसमें 2 पार्ट है, मतलब दो बार प्रूव करना पड़ेगा हमें। पहले तो पहला पार्ट ये करना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा पार्ट करना पड़ेगा। पहले हम पहला पार्ट को देखते हैं। लेट एस इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी, एक्स क्यूब इक्वल टू ई। हमने ये एक सेट मान लिया। सेट क्या, एस इक्वल टू एस के अंदर कौन सा एलिमेंट है, जी का वही एलिमेंट जिसका क्यूब करने से आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, जी का वो सारा एलिमेंट जिसका क्यूब करने से आइडेंटिटी आ रहा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें बस यही दिखाना है कि पहला पार्ट प्रूव करने के लिए हमें क्या दिखाना है कि एस के अंदर ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। यही दिखाने से हमारा पहला प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। फर्स्ट हमें क्या मालूम है, ई बिलोंग्स टू एस। ये एस के अंदर ई आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा बिलोंग करेगा। क्यों, देखिए आइडेंटिटी का क्यूब करने से हमेशा आइडेंटिटी होता है। और हमें एस के अंदर कौन सा एलिमेंट चाहिए, मतलब कौन सा एलिमेंट है एस के अंदर, वो सारा ग्रुप का एलिमेंट जिसका क्यूब करने से आइडेंटिटी आ रहा है। तो आइडेंटिटी का क्यूब करने से तो आइडेंटिटी आ रहा है, मतलब एस के अंदर आइडेंटिटी है। एक एलिमेंट मुझे मिल गया जो आइडेंटिटी के अंदर है, सॉरी एस के अंदर है। ठीक है, फिर हमने मान लिया कि नाउ वी टेक एनी ए बिलोंग्स टू एस। हमने कोई एक एस के अंदर कोई एक एलिमेंट मान लिया। ठीक है, ए जो एस के अंदर है, एस के अंदर है तो ऑब्वियसली वो जी के अंदर भी होगा और ये कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए क्यू इक्वल टू ई होगा। सच दैट ए नॉट इक्वल टू ई, क्योंकि ए ई होने से तो ये हमें पहले से ही मालूम है ये एस के अंदर होगा ही होगा। तो हमने मान लिया कि ए एस के अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो एलिमेंट आइडेंटिटी को छोड़ के एक दूसरा ऐसा भी एलिमेंट है जो इसके अंदर है, एस के अंदर है। ठीक है, अगर एस के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट है ही नहीं, मतलब आइडेंटिटी को छोड़ के एस के अंदर और कोई एलिमेंट नहीं है, तब तो मेरा प्रूफ पहले से ही हो गया, क्योंकि एस के अंदर हमें दिखाना है ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट है और इसके अंदर अगर एक ही एलिमेंट है, आइडेंटिटी है, तब तो ये एक तो वन तो ऑड होता है, मतलब प्रूफ कंप्लीट हो गया। तो मतलब अगर ऐसा नहीं होता है तो एक या एस के अंदर एक ऐसा एलिमेंट मुझे मिलेगा जो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा। अभी हम क्या चेक करेंगे, ए तो एस के अंदर है, अभी ए स्क्वायर एस के अंदर होता है कि नहीं वो चेक करेंगे। ठीक है, पहले हम देखेंगे कि ए जब ई के इक्वल नहीं होता है तो ए स्क्वायर
ई के भी इक्वल नहीं होगा, ए के भी इक्वल नहीं होगा, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई एंड ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ए, पहले हम वो देखना है। तो हम मान लिया कि बी इक्वल टू ए स्क्वायर, तो बी नॉट इक्वल टू ई मतलब ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई होगा। क्यों? देखिए अगर ए स्क्वायर इक्वल टू ई हो गया तो क्या होगा, ए क्यूब इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, बी, बी ए, और बी अगर इक्वल टू ई हो गया, बी अगर इक्वल टू ई हो गया तो ये क्या होगा, ए हो जाएगा। तो ए क्यूब इक्वल टू ए, और ए क्या है, नॉट इक्वल टू ई है, तो ए क्यूब नॉट इक्वल टू ई मतलब क्या, ए क्यूब नॉट इक्वल टू ई मतलब क्या, एस के अंदर कौन सा एलिमेंट है, ए, अगर एस के अंदर है तो ए क्यूब इक्वल टू ई होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इधर क्या आ रहा है, ए क्यूब नॉट इक्वल टू ई, मतलब हमें क्या मालूम चल रहा है कि ए एस के अंदर नहीं है, तो ये हमारा कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, क्योंकि हमने पहले ही माना था कि ए एस के अंदर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ठीक है। दूसरा पार्ट मान लेते हैं कि बी नॉट इक्वल टू ए, क्योंकि देखिए अगर बी इक्वल टू ए हुआ तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए ऑपरेशन है विच इज इक्वल टू ए हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर इक्वल टू अगर ए हुआ, क्योंकि बी इक्वल टू ए स्क्वायर है, बी इक्वल टू ए स्क्वायर, और बी इक्वल टू अगर ए मान लिया हमने तो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए हो जाएगा। तो एक कैंसलेशन प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू ई हो जाएगा। अगेन कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि हमने माना था ए नॉट इक्वल टू ई है। तो अभी हमें देखना है कि बी क्यूब, बी क्यूब मतलब ए स्क्वायर का क्यूब क्या आ रहा है, आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं। ए का क्यूब तो आइडेंटिटी आ ही रहा है, क्योंकि ए एस का एलिमेंट है, हमने पहले ही मान लिया है, इधर पे ए एस का एलिमेंट है। अभी देखते हैं बी मतलब ए स्क्वायर जो है उसका स्क्वायर, उसका क्यूब आइडेंटिटी आ रहा है कि नहीं, बी क्यूब, बी क्यूब मतलब ए स्क्वायर का क्यूब, ए स्क्वायर का क्यूब करने से क्या होगा, ए क्यूब का स्क्वायर हम लिख सकते हैं, ये हमने पहले ही बोला था, पिछले वीडियो में बोला था, ये लॉ फॉलो करता है ग्रुप का एलिमेंट। तो ए स्क्वायर का क्यूब का हम कैसे लिख सकते हैं, ए क्यूब का स्क्वायर, तो ए क्यूब का वैल्यू क्या होता है, ई, तो ई का स्क्वायर होगा, ई का स्क्वायर इक्वल टू ई है, मतलब क्या, बी क्यूब इक्वल टू ई आ रहा है, मतलब बी जो एलिमेंट है, ये जो बी एलिमेंट है वो भी एस का ही एलिमेंट है, क्योंकि एस के अंदर बहुत सारा एलिमेंट है जिसका क्यूब करने से ई आ रहा है, तो बी भी एस का एलिमेंट है। तो हमें क्या मालूम चल रहा है कि बी इक्वल टू जो ए स्क्वायर है वो एस का एलिमेंट है, व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू एस, अगर ए एस का एलिमेंट है तो ए स्क्वायर भी एस का ही एलिमेंट है, ठीक है। तो क्या हुआ, दिस एलिमेंट्स कम्स इन एस इन पेयर्स, ठीक है। मतलब क्या बोलता है कि अगर नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट, एक जितना भी नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट एस के अंदर मुझे मिलेगा उसका स्क्वायर भी एस के अंदर होगा, ठीक है। मान लीजिए कि दो ए ऐसा मुझे मिला जिसका नॉन आइडेंटिटी, मतलब दो ए जो नॉन आइडेंटिटी है लेकिन एस के अंदर है, तो उसका उन दोनों का स्क्वायर भी उसके अंदर ही होगा, ठीक है ना। मतलब अगर ए बिलोंग्स टू एस है तो ए स्क्वायर भी एस के अंदर ही होगा, और ए नॉट इक्वल टू ई है तो पेयर में है, तो देयर आर इवन नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन एस। तो एस के अंदर कितना नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट कितना है, आइडेंटिटी को छोड़ के एस के अंदर कितना एलिमेंट है, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, क्योंकि अगर ए मिल रहा है तो ए स्क्वायर भी मिलेगा, ऐसा जितना ए मिलेगा उसका ए स्क्वायर भी मिलेगा, तो इवन नंबर होगा, ठीक है। तो एस के अंदर कितने एलिमेंट है, इवन नंबर ऑफ नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन आइडेंटिटी भी तो एस के अंदर है, तो अलोंग विद आइडेंटिटी देयर इज ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लेके एस के अंदर कितने एलिमेंट है, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ठीक है। अभी सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला था, जी के अंदर इवन नंबर ऑफ ऐसा एलिमेंट होगा जिसका स्क्वायर करने से आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, ठीक है। तो देखते हैं सेकंड पार्ट, लेट टी हम फिर वही जो सेट मुझे चाहिए वो सेट बना लिया, टी इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू जी सच दैट एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई, यही मुझे चाहिए, जी के अंदर कितने एलिमेंट है ताकि एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई, कितने एलिमेंट नहीं मतलब इतना जितना एलिमेंट होगा वो सब इवन नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, ठीक है। टू शो दैट टी हैज इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमें यही शो करना है, टी के अंदर इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। फर्स्ट हमने क्या शो करना है कि ई नॉट बिलोंग्स टू टी होगा, ई टी के अंदर नहीं होगा, क्योंकि देखिए ई स्क्वायर करने से क्या होता है, ई आ जाता है, लेकिन हमें क्या चाहिए, वो सारा एलिमेंट जिसका स्क्वायर करने से ई नहीं आता है, ठीक है। तो ई आइडेंटिटी वो टी के अंदर नहीं होगा, ये तो हमें पहले मिल गया। उसके बाद हमने कोई एक टी के लिए, टी का कोई एक एलिमेंट के लिए मान लिया कि ए बिलोंग्स टू टी है, कोई एक एलिमेंट है टी का, और वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं है, क्योंकि वो अगर आइडेंटिटी के इक्वल होगा वो तो टी के अंदर होगा ही नहीं, वो पहले से ही हमें मालूम है, ठीक है। तो कोई एक एलिमेंट ए टी का है तो हमें उसका इन्वर्स चेक करना है, उसका इन्वर्स भी टी के अंदर है या नहीं है, उसकी इन्वर्स टी के अंदर हो रहा है या नहीं हो रहा है वो चेक करना है। पहले हमें ये चेक करना है कि हमने मान लिया कि बी इक्वल टू ए इन्वर्स, ये जो ए है इसके इन्वर्स को हमने बी मान लिया, ठीक है। तो हमें पहले देखना है कि बी इक्वल टू मतलब ए इन्वर्स इक्वल टू ई नहीं है, क्योंकि ए इन्वर्स अगर इक्वल टू ई हुआ तब तो वो टी के अंदर होगा ही नहीं, ठीक है। वो पहले चेक करना है, बी नॉट इक्वल टू ई होगा अगर, क्योंकि देखिए अगर बी इक्वल टू ई हुआ तो ए इन्वर्स इक्वल टू ई, और अगर ए इन्वर्स इक्वल टू ई हुआ ए इक्वल टू भी ई होगा, क्योंकि देखिए दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा, इस साइड में आइडेंटिटी हो जाएगा, इस साइड में ए आ जाएगा,
ए इक्वल टू ई हो जाएगा। तो ए इक्वल टू ई एक कॉन्ट्राडिक्शन है क्योंकि हमने पहले ही माना है ए नॉट इक्वल टू ई है। फिर दूसरा देखना है बी नॉट इक्वल टू ए भी होना पड़ेगा। बी अगर इक्वल टू ए हो जाएगा तो क्या होगा, देखिए बी मतलब ए इनवर्स अगर इक्वल टू ए हो जाएगा तो देखिए क्या होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ई हो जाएगा। ए इक्वल टू ए इनवर्स होने से दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई करने से इस साइड पे ए स्क्वायर आ जाएगा, इस साइड पे आइडेंटिटी आ जाएगा, ए स्क्वायर इक्वल टू ई हो जाएगा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू ई होने से फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन हो जाएगा क्योंकि हमने माना है ए टी के अंदर है और टी के अंदर वाला एलिमेंट कैसा होगा, ए स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो ए स्क्वायर इक्वल टू आ रहा है, फिर एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो हमें क्या मिल गया, ये जो ए इनवर्स है वो आइडेंटिटी का भी इक्वल नहीं हो सकता और ए का भी इक्वल नहीं हो सकता। तो फाइनली हमें क्या मिला, बी बिलोंग्स टू टू। फाइनली हमें क्या दिखाना है कि बी टी के अंदर है, ठीक है, बी मतलब ए इनवर्स टी के अंदर है, दैट इज बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई। तो क्या दिखाना है, बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई। लेट अस, तो हमें दिखाना ये है तो हम इसको कॉन्ट्रापोजिटिव वे से दिखाएंगे। बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई दिखाना है, लेकिन हम मान लेंगे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ई है, तो उसके बाद हम ये कॉन्ट्राडिक्शन है दिखा देंगे, फिर हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू अगर ई हुआ तो ई इक्वल टू बी स्क्वायर और बी के जगह पे क्या है, ए इनवर्स का स्क्वायर। ए इनवर्स को हम कैसे लिख सकते हैं, ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स, ठीक है। तो देखिए ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स होने से इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों साइड में इसका ई इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए इनवर्स आया, तो इस साइड पे ए से मल्टीप्लाई करने से इस साइड पे ए से मल्टीप्लाई करने से क्या आएगा, ए इक्वल टू ए इनवर्स आ जाएगा। ए इक्वल टू ए इनवर्स होने से ये कॉन्ट्राडिक्शन होता है, फिर से कॉन्ट्राडिक्शन, वही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो मतलब हमें क्या, हम मान के चले थे कि बी स्क्वायर इक्वल टू ई है और लास्ट में कॉन्ट्राडिक्शन आया, मतलब क्या होगा, बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई होगा। और बी स्क्वायर नॉट इक्वल टू ई मतलब क्या, बी बिलोंग्स टू टी है, ठीक है। तो तो हमने क्या देख लिया कि ए बिलोंग्स टू टी अगर हो रहा है तो ए इनवर्स भी टी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो मुझे जितना भी ए मिलेगा, जितना भी एलिमेंट मुझे ऐसा मिलेगा जो टी के अंदर जितना भी एलिमेंट मुझे मिलेगा उसका इनवर्स भी टी के अंदर ही होगा। तो मतलब क्या हुआ, वो सब पेयर में आ रहा है, ठीक है। मान लीजिए मुझे 1 मिला टी के अंदर, तो 1 का इनवर्स भी टी के अंदर मिलेगा, तो कितना होगा, 2, दो एलिमेंट होगा टी के अंदर। मान लीजिए 2 भी ए के अंदर मिला, सॉरी टी के अंदर मिला, तो 2 का इनवर्स भी टी के अंदर मिलेगा। तो कितना, ऐसे करके कितना एलिमेंट आएगा, हमेशा पेयर में आएगा, ठीक है। 2, 4, 6 ऐसे ऐसे करके पेयर में आएगा, तो कितना होगा, इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा हमेशा टी के अंदर, ठीक है। तो जब भी ए टी के अंदर हो रहा है, ए इनवर्स टी के अंदर हो रहा है, इसलिए टी हैज़ इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, अच्छे से नहीं तो दोबारा करके देखिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं 38 नंबर प्रॉब्लम। 38 नंबर प्रॉब्लम क्या था, गिव एन एग्जांपल ऑफ ए ग्रुप विद एलिमेंट्स ए बी सी डी। ऐसा एक ग्रुप का एग्जांपल दीजिए जिसके अंदर ए बी सी डी 4 एलिमेंट है एंड एक्स और 5 एलिमेंट है, ठीक है, ए बी सी डी और एक्स, सच दैट ए एक्स बी इक्वल टू सी एक्स डी। ये कंडीशन फॉलो हो रहा है उस ग्रुप के अंदर, ए एक्स बी इक्वल टू सी एक्स डी हो रहा है लेकिन ए बी नॉट इक्वल टू सी डी हो रहा है, ठीक है। ए एक्स बी इक्वल टू सी एक्स डी हो रहा है लेकिन ए बी नॉट इक्वल टू सी डी, ठीक है। मतलब इससे क्या मालूम चलता है कि ये एक थ्योरम भी आप मान सकते हैं। हैंस मिडिल कैंसलेशन नॉट वैलिड इन ग्रुप्स। जनरली ग्रुप के लिए मिडिल कैंसलेशन वैलिड नहीं होता है, लेकिन कुछ स्पेशल ग्रुप के लिए ये वैलिड होता है। नेक्स्ट 39 नंबर प्रॉब्लम जो है वो इसी पे बेस्ड है, ठीक है। चलिए पहले इसका देखते हैं, इसका एग्जांपल क्या होगा। हम जी को मान लिया, कोई एक जी लेने को बोला था, किसी एक ग्रुप का 5 एलिमेंट लेने को बोला था, तो हम जी जो ग्रुप है वो ग्रुप मान लिया मैं D4। D4 क्या होता है, डायड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। ये हमने पहले ही अभी इसके पिछले लेक्चर इसी पे था, ठीक है। तो देखिए D4 में कितना एलिमेंट होता है, हमें मालूम है 8 एलिमेंट होता है क्योंकि इसका ऑर्डर 8 होता है। ऑर्डर मतलब इसके अंदर कितने एलिमेंट है, 8 एलिमेंट होता है। क्या क्या वो एलिमेंट होता है, R0, R90, R180, R270, H, V, D डैश, ठीक है। आप अगर पिछले वीडियो नहीं देखे होंगे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उधर से जाके देख सकते हैं, ठीक है, डायड्रल ग्रुप का। तो A इक्वल टू क्या है, R90 है। हमने मान लिया कि हमें क्या बोला था, ग्रुप से 5 एलिमेंट लेने को बोला था, A B C D और X, ठीक है। हमने मान लिया कि A इक्वल टू R90, B इक्वल टू H, C इक्वल टू H, D इक्वल टू R90, ठीक है, और X इक्वल टू R270, ये मान लिया। अभी देखिए AXB इक्वल टू क्या होगा, R90 इंटू R270 इंटू H, ठीक है। तो R90 इंटू R270 मिलकर क्या होता है, R0 होता है। R0 इंटू H क्या हो गया, H हो गया। और CXD क्या होता है, H इंटू R270 इंटू R0 विच इज इक्वल टू, ये दोनों R270 इंटू R0 मिलके, सॉरी ये D R0 नहीं है, D देखिए R90, ये मैं लिखने से गलत लिख दिया, ये R90 होगा। R270 इंटू R90 मिलके क्या होगा, R0 होगा, तो H R0 मिलके H होगा, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, AX B इक्वल टू CXD मिल गया। यही दिखाना था AX B इक्वल टू CXD, लेकिन AB नॉट इक्वल टू CD होता है। अभी देखिए AB क्या होता है, AB इक्वल टू R90 इंटू H विच इज इक्वल टू D आता है, और CD क्या होता है, H इंटू R90 विच इज इक्वल टू D डैश आता है। तो दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है, यही एग्जाम्पल है। इसके बाद देखते हैं 39 नंबर प्रॉब्लम। 39 नंबर प्रॉब्लम अभी बोला था इसका स्पेशल केस है,
कब जाके ये इक्वल होता है? जनरल केस में ए एक्स बी इक्वल टू सी एक्स डी इम्प्लाइज ए बी नॉट इक्वल टू सी डी होता है, लेकिन जब जी एबिलियन होता है तब जाके ये इक्वल इम्प्लाई होता है। ए एक्स बी इक्वल टू सी एक्स डी इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी जब जी एबिलियन होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। अगर ये हुआ तो जो ग्रुप होगा वो एबिलियन होगा, वो प्रूव करना है। देखिए ये बहुत ही सिंपल है। मान लीजिए कि सी इक्वल टू बी और डी इक्वल टू ए, सी इक्वल टू बी है और डी इक्वल टू ए है, ऐसा मान लीजिए, और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स मान लीजिए, ठीक है। तो ए एक्स बी इक्वल टू सी एक्स डी इक्वल टू क्या होगा? देखिए बी होगा, क्योंकि एक्स के जगह पे अगर आप ए इनवर्स लिखेंगे तो ए इनवर्स मिलके क्या हो जाएगा? ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, तो इसमें बी आएगा, बी आ गया। और इसमें सी एक्स डी की जगह पे सी इक्वल टू बी है और डी इक्वल टू ए है और एक्स इक्वल टू ए इनवर्स, और ए इनवर्स और ए इनवर्स मिलके क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। तो सी की जगह पे क्या जो बी है वो बी ही आएगा। तो ये दोनों इक्वल आया। तो अभी मिडिल कैंसिलेशन, ये दोनों इक्वल होने से मुझे मिडिल कैंसिलेशन से सबसे क्या आता है? ए बी इक्वल टू सी डी आता है। तो ए बी इक्वल टू सी डी आ गया। तो ए बी इक्वल टू सी डी जब आया, सी और डी का वैल्यू क्या है? सी का वैल्यू बी है, डी का वैल्यू ए है, तो बी आ गया। तो कोई भी दो एलिमेंट के लिए ए बी इक्वल टू बी आया, और यही हमें बोलता है कि जी एबिलियन है। ये आपको पहले से ही मालूम है, ठीक है। ए बी इक्वल टू बी ए होने से एबिलियन होता है ग्रुप। अभी देखिए 40 नंबर प्रॉब्लम क्या कहता है, 40 नंबर, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। फाइंड एन एलिमेंट एक्स इन D4। ये डायड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8 में से एक एलिमेंट एक्स निकालने को बोलता है, सच दैट R90 भी एक्स एच इक्वल टू डी डैश होता है, ठीक है। ये ऑपरेट करने से आपको डी डैश आ रहा है, मतलब एक्स, ये एक्स मुझे मालूम नहीं है, ये सब तो मालूम है। R90 क्या होता है? रोटेशन ऑफ 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। बी क्या होता है? वर्टिकल एक्सिस में फ्लिप करना। एच क्या होता है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस में फ्लिप करना, ठीक है। और डी डैश क्या होता है? जो मेन डायगोनल नहीं है, मेन अदर देन द मेन डायगोनल को फिक्स रख के जो फ्लिप करना होता है, ठीक है। अभी देखिए, तो एक्स निकलने को बोलता है ताकि ये मतलब फॉलो कर जाए। तो R9 इस साइड पे अगर एच इनवर्स लगा दूंगा मैं, राइट साइड में एच इनवर्स लगाने से क्या होगा? डी डैश एच इनवर्स हो जाएगा। और एच इनवर्स का वैल्यू क्या होता है? कोई भी रिफ्लेक्शन के लिए उसका इनवर्स वही होता है। तो डी डैश एच इनवर्स इक्वल टू डी डैश एच हो जाएगा। और इस साइड में क्या बचेगा? R90 भी एक्स, ठीक है। तो इस साइड में अगर हम R90 इनवर्स लगा देंगे तो क्या होगा? R90 इनवर्स और R90 इनवर्स मिलके ये क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी हो जाएगा। तो इस साइड में क्या बचेगा? भी एक्स। और इस साइड में क्या आएगा? R90 का इनवर्स। R90 का इनवर्स क्या आता है? R270, ठीक है। तो R270 डी डैश एच आ गया इस साइड में। फिर ये साइड में और क्या बचा? बी का इनवर्स लगा देने से क्या होगा? सिर्फ एक्स बचेगा। और इस साइड में बी का इनवर्स क्या होता है? बी होता है, रिफ्लेक्शन का इनवर्स वही आता है। तो अभी मुझे ये निकलना है, एक्स निकलने का मतलब क्या है? ये ऑपरेशन निकलना है। और मुझे, मैं उस दिन बोला था कोई भी 2 या 3 या 4 ऑपरेशन रहने से D4 या D5 में ये फंक्शन का कॉम्पोजिशन होता है, इसलिए लास्ट से हम शुरू करते हैं। शुरू से नहीं शुरू करेंगे, लास्ट से शुरू करेंगे और लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे, ठीक है। तो देखिए इधर से शुरू करते हैं, 1 2 3 4, ये पहला मेरा मतलब ये ओरिजिन पोजीशन पे है। उसके बाद हम पहले एच लगाया, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करने से ये क्या हो जाएगा? 1 2 नीचे आ जाएगा, 4 3 ऊपर आ जाएगा। फिर डी डैश मतलब ये 3 और 1 को फिक्स रख के, मेन डायगोनल होता है ये वाला 4 और 2 वाला छोड़ के जो दूसरा डायगोनल है उसको फिक्स रख के उसके बाद फ्लिप किया, 3 और 1 उसके जगह पे रहेगा, सिर्फ ये दोनों चेंज होगा, 2 4 चेंज हो गया, ठीक है। उसके बाद R270 मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री रोटेशन। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 270 डिग्री रोटेट करने से क्या होगा? देखिए एक प्लेस राइट साइड में चला जाएगा, ये 2 के जगह पे 1 आ जाएगा, 3 के जगह पे 2 आ जाएगा, ये आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए बी मतलब वर्टिकल फ्लिप करने से ये वाला आएगा। वर्टिकल फ्लिप करने से क्या आया? 2 3 इस साइड में आ गया, 1 4 इस साइड में आ गया। अभी देखिए पहले से लास्ट तक ये क्या आया है? पहले से जो लास्ट तक आया वो क्या आया है? देखिए 1 4 2 3 और इधर क्या आया? 2 3 1 4। देखिए ये वर्टिकल फ्लिप आया है, मेनली ये एक वर्टिकल फ्लिप है, इसका वर्टिकल फ्लिप करने से ये आएगा, ठीक है। तो मतलब क्या आया? एक्स इक्वल टू क्या आया? बी है। तो बस सिंपल है, एक्स इक्वल टू आपको एक्स निकलना था D4 से, तो एक्स इक्वल टू बी है। इसके बाद देखते हैं 41 नंबर प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए सपोज F1 F2 आर डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शंस इन द डायहेड्रल ग्रुप DN कोई एक डायहेड्रल ग्रुप है, उसका 2 डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन दिया हुआ है। F1 F2 2 डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन, डिस्टिंक्ट मतलब वो इक्वल नहीं है, डिस्टिंक्ट का मतलब यही होता है कि वो दोनों इक्वल नहीं है, F1 और F2 इक्वल नहीं है। तो आपको प्रूव करना है कि F1 डॉट F2 नॉट इक्वल टू R0, मतलब आइडेंटिटी R0, DN का आइडेंटिटी क्या होता है? R0 होता है। तो F1 F2 नॉट इक्वल टू R0 ये प्रूव करना है। तो हम मान लेते ये कॉन्ट्रापोजिटिव वे से हम प्रूव करेंगे, ठीक है। मान लिया कि F1 F2 इक्वल टू R0 हुआ, तो F1 F2 अगर R0 होगा तो क्या होगा?
F1 F2 ये तो आइडेंटिटी है, तो हमें पहले से मालूम था ए बी इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी हुआ तो ए इनवर्स इक्वल टू बी, बी इनवर्स इक्वल टू ए, ऐसे हम लिख सकते। तो हम ये ए बी, ये भी दोनों ए बी है मान लिया। F1 F2 दो एलिमेंट है, इक्वल टू आइडेंटिटी आया, तो क्या हुआ F1 इनवर्स इक्वल टू F2 होगा, या फिर F2 इनवर्स इक्वल टू F1 होगा। लेकिन देखिए F1 इनवर्स इक्वल टू F2 जो आया, हमेशा मुझे क्या मालूम है, ये दोनों रिफ्लेक्शन है, तो F1 का इनवर्स मुझे क्या आना चाहिए, F1 ही आना चाहिए, क्योंकि रिफ्लेक्शन का इनवर्स वही होता है। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, बिकॉज वी नो दैट फॉर एनी रिफ्लेक्शन इन डी एन एफ इनवर्स इक्वल टू एफ होता है, तो F1 इनवर्स F1 आना चाहिए, लेकिन इधर तो F2 आ गया, तो ये नहीं हो सकता है। मतलब एक कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, मतलब क्या, मैं जो एज्यूम किया था वो गलत है। मतलब क्या होगा, F1 F2 नॉट इक्वल टू आर नॉट होगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम था। इसके बाद देखते हैं 42 नंबर प्रॉब्लम। सपोज F1 F2 आर डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शंस इन द डायहेड्रल ग्रुप Dn such that F1 F2 इक्वल टू F2 F1, प्रूव दैट F1 F2 इक्वल टू R 180 डिग्री। फिर कहता है कि F1 F2 आर टू डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन, दो अलग अलग रिफ्लेक्शन है Dn का। Dn कितना है वो मुझे मालूम नहीं है, कुछ भी डायहेड्रल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2n कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सच दैट F1 F2 इक्वल टू F2 F1, उस ग्रुप का ये कंडीशन दिया हुआ है। F1 दो डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन के लिए F1 F2 इक्वल टू F2 F1 है, तो आपको प्रूव करना है कि F1 F2 इक्वल टू R180 होना पड़ेगा। देखिए, तो हम शुरू करते हैं F1 F2 स्क्वायर से। मान लिया कि F1 F2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, F1 F2 डॉट F1 F2 दो बार लिख सकते हैं, तो इक्वल टू F1 F2 डॉट F1, ये F1 F2 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, F2 F1 लिख सकते हैं, F2 F1। फिर एसोसिएटिव लॉ से, ग्रुप है तो एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा, एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा तो क्या लिख सकते हैं, F1 F2 स्क्वायर F1, और F2 स्क्वायर होने से F2 एक रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन का स्क्वायर करने से क्या आता है, आइडेंटिटी आता है, मुझे मालूम है, ठीक है। कोई भी रिफ्लेक्शन का स्क्वायर करने से आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी क्या है, R0 है इसका, Dn का आइडेंटिटी क्या होता है, R0, तो F1 R0 F1। तो R0 तो हम हटा सकते हैं, क्योंकि R0 से कुछ भी ऑपरेट करेंगे तो वो ही आएगा, तो क्या इधर हम क्या लिख सकते हैं, F1 स्क्वायर, और F1 स्क्वायर फिर से क्या आएगा, R0 आएगा, तो F1 F2 का स्क्वायर करने से R0 आ रहा है, ठीक है। तो ऐसा दो ही, अब फिर ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, कोई भी दो रिफ्लेक्शन को ऑपरेट करने से हमेशा रोटेशन आता है, ठीक है। कोई भी दो रिफ्लेक्शन को ऑपरेट करने से हमेशा रोटेशन आता है, और कोई भी एक रोटेशन और रिफ्लेक्शन ऑपरेट करने से हमेशा रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो याद रखिए, तो ये दो रिफ्लेक्शन को ऑपरेट किया मतलब ये एक रोटेशन आना पड़ेगा, तो ऐसा एक रोटेशन जिसका स्क्वायर करने से R0 आ रहा है। कोई भी डीएन में ऐसा सिर्फ दो ही रोटेशन के लिए पॉसिबल है, एक तो R0, दूसरा R180, ठीक है। लेकिन R0 नहीं हो सकता है, ये हमने पहले ही बोल दिया है, क्योंकि देखिए दो रिफ्लेक्शन की, ये पिछले वीडियो में ही हमने, पिछले क्वेश्चन में ही प्रूव किया है कि दो डिस्टिंक्ट रिफ्लेक्शन के लिए F1 F2 नॉट इक्वल टू R0, F1 F2 R0 का इक्वल नहीं हो सकता है, तो F1 F2 किसका इक्वल होगा, इसका मतलब R180 का, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा प्रूफ कंप्लीट हो गया, F1 F2 इक्वल टू R180, ठीक है। अभी देखिए 43 और 44 नंबर जो क्वेश्चन है, वो लास्ट जो हमने डायहेड्रल ग्रुप का लेक्चर दिया है उसका लास्ट वाला जो प्रॉब्लम है, सेम टू सेम वही प्रॉब्लम है। बस आपको क्या करना है, उसमें हमने दिया था कि R टू दी पावर के एफ इक्वल टू R टू दी पावर माइनस के एफ R टू दी पावर माइनस के, ऐसा कुछ प्रूव किया था, ठीक है। बस आपको दोनों साइड में क्या करना है, एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देना है। एफ इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एफ इनवर्स का इनवर्स एफ ही होता है, ठीक है। तो इस साइड में एफ इनवर्स, लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, एफ इनवर्स मतलब एफ आ जाएगा, तो एफ R टू दी पावर के एफ आ जाएगा, और राइट साइड में एफ इनवर्स और एफ कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ R टू दी पावर माइनस के बचेगा। बस 43 और 44 नंबर के लिए आप मेरा पिछला वीडियो जो डायहेड्रल ग्रुप के ऊपर है उसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद 45 नंबर ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, और बाकी क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने करके दिया है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म RI और RI टू दी पावर एफ। मतलब एक डायहेड्रल ग्रुप दिया हुआ है, क्वेश्चन में पूरा नहीं लिखा, बस जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वही लिखा हूँ। एक डायहेड्रल ग्रुप दिया हुआ है, उसका जितना भी एलिमेंट दिया हुआ है, ये एक एलिमेंट दिया हुआ है D4 में ये एक एलिमेंट दिया हुआ है F R टू दी पावर माइनस 2 F R टू दी पावर माइनस 5। इसको आप या तो R टू दी पावर कुछ पावर R के पावर में लिखिए, या फिर R टू दी पावर R का कुछ पावर इंटू F इसके फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो पिछले वीडियो में हमने थ्योरम प्रूव किया था उसमें हम क्या बोले थे, R टू दी पावर के एफ इक्वल टू R टू दी पावर माइनस के एफ R टू दी पावर माइनस के, ठीक है। R टू दी पावर के एफ इक्वल टू एफ R टू दी पावर माइनस के, तो देखिए R टू दी पावर के एफ इक्वल टू एफ R टू दी पावर माइनस के, तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, R टू दी पावर माइनस 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, R टू दी पावर
2f ऐसे लिख सकते हैं ये थ्योरम के हिसाब से, r टू द पावर 2f, इसको हम r टू द पावर 2f लिख दिया। और इस साइड में क्या रहा, f r टू द पावर 5। ये f मिलके क्या हुआ, f स्क्वायर, और f स्क्वायर कोई भी रिफ्लेक्शन का स्क्वायर करने से वो आइडेंटिटी आता है, ठीक है। देखिए तो आर स्क्वायर एफ स्क्वायर के जगह पे आर जीरो आर टू द पावर 5, ये एफ आर जीरो को हम हटा सकते हैं क्योंकि आर जीरो आइडेंटिटी होता है, और आइडेंटिटी को किसी के साथ ऑपरेट करने से वही आता है। ये आर जीरो को आर स्क्वायर के साथ ऑपरेट करेंगे, अब क्या आएगा, आर स्क्वायर ही आएगा। तो आर स्क्वायर डॉट आर आर टू द पावर 5 क्या है, आर टू द पावर 7। लेकिन मेरा ये D4 में है, तो D4 में है तो इसको हम अलग करके क्या लिख सकते हैं, आर टू द पावर 4 डॉट आर टू द पावर 3। लेकिन आर टू द पावर 4 क्या होगा, D4 के लिए dn के लिए आर टू द पावर n इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। ये हमने पिछले वीडियो में बोला था डायड्रल ग्रुप के, वो लेक्चर आपको देखना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो डायड्रल ग्रुप इतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो D4 के लिए D4 के लिए मतलब dn के लिए आर टू द पावर n इक्वल टू 0 होता है, तो D4 के लिए आर टू द पावर 4 इक्वल टू 0 नहीं R0 होगा आइडेंटिटी, तो क्या बचेगा R3। फिर बी नंबर में बोलता है ये D5 में, ये था D4 में, ये D5 में देखिए आर टू द पावर -3 f आर टू द पावर 4 f आर टू द पावर -2, इसको आप ये फॉर्म में या फिर ये फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए आर टू द पावर -3 ये मैं बीच के वाला को चेंज किया f आर टू द पावर 4, तो f आर टू द पावर k होने से क्या चेंज कर सकते, f आर टू द पावर 4 होने से आर टू द पावर -k f लिख सकते, ठीक है। इसको आप ऐसे भी देखिए, एफ को पहले लाने से इस साइड में पहले लाने से इसको आप ये थ्योरम को अलग करके भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आर टू द पावर -k f इक्वल टू f आर टू द पावर k, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं है इसका। तो देखिए आर टू द पावर -k f इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ये सॉरी ये f आर टू द पावर 4 इक्वल टू आर टू द पावर -4 f ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों f मिलके क्या हो जाएगा, f स्क्वायर, तो आइडेंटिटी हो जाएगी, और मैंने नहीं लिखा R0 हो जाएगा। तो क्या बचेगा, आर टू द पावर -3 आर टू द पावर -4 आर टू द पावर -2 मिलके क्या हुआ, आर टू द पावर -9 हो गया। तो आर टू द पावर -9 का हम कैसे लिख सकते हैं, आर टू द पावर -10 इंटू आर लिख सकते हैं, आर टू द पावर -9 ही आएगा, ठीक है। तो देखिए आर टू द पावर -10 को क्या लिख सकते हैं, आर टू द पावर 10 होल टू द पावर -1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर टू द पावर 10 होल टू द पावर -1 को देखिए आर टू द पावर 5 होल टू द पावर 2 होल टू द पावर -1 लिख सकते हैं, या फिर आर टू द पावर 5 होल टू द पावर -2 ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आर टू द पावर 5 इक्वल टू क्या होगा, D5 में आर टू द पावर 5 इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, तो आइडेंटिटी का कुछ भी पावर होगा तो वो आइडेंटिटी आएगा। R10 को हम क्या लिख सकते हैं, R5 आर टू द पावर 5 होल टू द पावर -2 लिख सकते हैं इसको, और R5 इक्वल टू आइडेंटिटी R0, और R0 टू द पावर -2 R0 ही आएगा। तो क्या बचेगा, और R सिर्फ R ही बचेगा, ठीक है, R। तो B का वैल्यू R है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।